ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो भूपर्पटी में, भूपर्पटी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूं जरा। भूपर्पटी क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि ये है पृथ्वी। ओके, पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं ऐसे, ठीक है ना, हम पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। तो ये जो सतह है ना ऊपर वाली, ये यही कहलाती है भूपर्पटी। ठीक है, ये लगभग 4 से 8 किलोमीटर तक होती है इसकी मोटाई। ठीक है ना, 4 से 8 किलोमीटर के आसपास। ओके, तो 4 से 8 किलोमीटर के आसपास की मोटाई होती है, इसे भूपर्पटी कहते हैं। उसी भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, जो भी धातु हो या फिर उनकी यौगिक हैं, ठीक है ना, मैंने यहाँ धातु जरूर लिखा है लेकिन आप तत्व कहेंगे सिंपल, कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से, याद रखिएगा इस शब्द को। ठीक है, तो खनिज क्या है, खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है ना, मैंने धातु लिख दिया है क्योंकि बुक में इसमें धातु धातु दिया है, लेकिन तत्व आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो इसके बाद क्या है कि कुछ उदाहरण जैसे यहाँ पे दिए गए हैं आपको। अब वो उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे हेमाटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, इसके बाद जो सल्फ़र हो गया, बहुत सारे होते हैं खनिज। लगभग कुल मिला के 2000 खनिजों का अभी तक पता लग चुका है। ठीक है ना, कितने हज़ार, 2000 खनिजों का पता लगा चुके हैं अब तक वैज्ञानिक। ठीक है, भूवैज्ञानिक। और ये जो है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो आइए बात कर लेते हैं खनिजों के प्रकार की, कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आ नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो है ताकि पूरा आए। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब सही है, पूरा पेज आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों खनिजों के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो खनिज ना मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक खनिज जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं। ओके, और दूसरा अधात्विक जिससे हम अधातु प्राप्त करते हैं, और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए अधात्विक को लिखा है, अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फ़र, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब आएंगे आपके। हालांकि ये वाला नहीं आता है, ठीक है, गलती से मेरे ख्याल से इसमें लिख गया चूना पत्थर भी, लेकिन है। ठीक है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन इसमें होता है, इसलिए इसको अधातु में रखा गया है। चूना पत्थर भी आप मान सकते हैं, दोनों में आ जाएगा। तो ये अधात्विक हो गए। और उसके बाद से ऊर्जा खनिज में आ गए आपके, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें आपको पता है कोयले से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस क्या है, प्राकृतिक गैस है एलपीजी, सीएनजी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब धात्विक खनिजों की बात कर लेते हैं कि धात्विक खनिजों को हमने बांटा है मुख्य रूप से 3 भागों में। पहला हो गया लौह धातु, ठीक है, दूसरा अलौह धातुएं, और तीसरा बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य खनिज। ठीक है, अब जैसे लौह धातु में आपका लोहा है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, जो लोहे के समान गुणधर्म रखते हैं और जो चुंबक से चिपकते हैं उसको हम लौह धातु कहते हैं। अलौह धातु वो हैं जो चुंबक के समान गुण नहीं रखते और चुंबक से नहीं चिपकते, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ओके, ठीक उसी प्रकार से बहुमूल्य खनिज में वे खनिज आएंगे जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं, जो महंगी मिलती हैं। ठीक है ना, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, ये महंगी मिलती हैं, इसीलिए जो है कि इन्हें हम बहुमूल्य खनिज में एक अलग से ग्रुप में रखते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई खनिज की और खनिज के प्रकार की। ठीक है ना, कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि खनिज आज अभी तक जो है 2000 से अधिक खनिज ढूंढे जा चुके हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैप्स भी, ठीक है, मैप्स लेके बैठा हूँ, जियोग्राफी के इसके जियोग्राफी के मैप्स, पॉलिटिकल, तो इसमें मैं आपको भर भर के बताऊँगा, समझाऊँगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लेना, एंड तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं, अब ये सवाल उठता है। तो खनिज प्राप्त होने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों से और कांतित चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, मुख्य रूप से चट्टानों से, पहाड़ों से मिलते हैं। ठीक है ना, धरातली चट्टानों के अपघटन से, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में, उसके बाद महासागरीय जल में। तो इन 5 तरीक़ों से जो है कि हमें खनिज प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले नंबर से, कि आग्नेय तथा कांतित चट्टानों से हमें किस रूप में मिलते हैं। तो उनकी दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और बिदरों में परत के रूप में मिलते हैं। अब ये परत, ये मत सोचिएगा कि एक सिंगल सी परत होती है छोटी सी, नहीं, इसमें काफ़ी मोटी परत होती है। ठीक है ना, ज़मीन के अंदर नीचे। ठीक है, तो इन रूपों में हमें जो है कि खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें से मैं यहाँ पर जो कांतित चट्टानों में या फिर आग्नेय चट्टानों में कौन सी मुख्य प्राप्त होती है, तो वो है जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा। ठीक है ना, ये कुछ मुख्य ऐसे खनिज हैं जो आग्नेय और कांतित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ओके, उसके बाद नंबर आता है अवसादी चट्टानों का।
तो ये देखिए, ये जो चट्टानें कई प्रकार की होती हैं, आपको 7वीं 8वीं में पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीज़ खोल के बताना पॉसिबल नहीं है। तो अवसादी चट्टानों को परतों या सनस्त्रों में, ठीक है ना, पाया जाता है। मतलब ये परतों या सनस्त्रों में पाई जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे परत बनी होगी उनमें पाई जाएगी ये, ओके। और इसमें मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में जो होते हैं वो होता है कोयला, लोहा, निकिल, ठीक है ना। अवसादी चट्टानों में जो धातुएं पाई जाती हैं या फिर जो खनिज पाए जाते हैं वो होते हैं कोयला, लोहा और निकिल, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हो गए। अब तीसरे कहाँ से मिलती है, तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे घिस जाती है, धीरे धीरे जो है कि ऊपरी परत हट जाती है पहाड़ की, और जो खनिज होते हैं वो अपने आप बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर यह है कि मान लीजिए बारिश हो रही है और कुछ ऐसा खनिज है जो बारिश में घुल के बह जाता है, तो बाकी का जो बचा हुआ खनिज होगा वो अलग प्रकार का मिल जाएगा आपको, और बाकी जो पानी में घुलनशील होगा वो बारिश में घुल कर बह जाएगा। तो घुलनशील तत्वों का अपरदन हो जाता है, अपरदन मतलब कटाव हो जाता है मिट्टी की तरह। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है बॉक्साइट, ठीक है ना। बॉक्साइट ऐसे ही प्राप्त होता है धरातलीय चट्टानों के अपघटन से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में, यानी कि पहाड़ी के जो आधार होते हैं ना, पहाड़ी का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, और घाटी तल की रेत मतलब पहाड़ियों के नीचे जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो बहुत सारी मिट्टी और वो सब लेके आती हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है ना, और बहुत सारे छोटे छोटे कण लेके आते हैं अपने साथ। तो उन्हीं जमाव में, उस जमाव का हम बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। क्या बोलते हैं, प्लेसर निक्षेप। कि जलोढ़ जमाव के रूप में जब हमें खनिज प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है प्लेसर निक्षेप। क्या कहा जाएगा, प्लेसर निक्षेप। याद रखिएगा, आपसे सवाल जरूर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं। तो आप ये बताएंगे कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में खनिजों की, ठीक है ना, खनिजों की उपस्थिति को हम प्लेसर निक्षेप कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है, सोना हो गई, चांदी हो गई, टीन हो गई, प्लेटिनम हो गया। जो खनिज बहुमूल्य हैं वही प्लेसर निक्षेप के रूप में अधिकतर प्राप्त होते हैं आपको, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों महासागरीय जल में, कि महासागरीय जल में कैसे प्राप्त होते हैं। तो महासागरीय जल में घुलनशील रूप में होते हैं। जैसे समुद्र का पानी होता है ना, तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम ये सब घुले होते हैं। तो जैसे नमक दे रखा है, नमक का मतलब ये है कि इसमें सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ब्रोमाइन और मैग्नीज, ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जो महासागरीय जल में खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और मैग्नीज ये मिलते हैं आपको कहाँ से, समुद्र से, ओके। तो अब जो है कि अगला पढ़ते हैं। अब देखिए आगे अब क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाया मैंने, कि सबसे पहले भूपर्पटी के अंदर जो है खनिज होता है, उस खनिज को अयस्क से निकाला जाता है। मतलब जो खनिज होते हैं खनिज में से ही चुना जाता है अयस्क, ठीक है। अब दोस्तों एक बात याद रखें कि अयस्क से ही शुद्ध पदार्थ निकाला जाता है। अयस्क से ही क्या निकाला जाता है, शुद्ध पदार्थ यानी शुद्ध तत्व, ठीक है। तो भाई अयस्क क्या है, एक नई चीज़ आ गई है ना, अभी तो हम खनिज कर रहे थे। तो अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास 4 खनिज है किसी तत्व के, ठीक है। मान लीजिए लोहे की आपके पास 4 खनिज हैं, ठीक है। लोहे के जो 4 खनिज होते हैं मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जैसे लोहे का मैग्नेटाइट है खनिज, हेमाटाइट है, जियोराइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है। तो ये 5 प्रकार के खनिज होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब आप देखेंगे तो यही दोनों यूज होते हैं। क्यों भाई, खनिज तो ये भी है, लोहा तो इनमें ही पाया जाता है। तो अब एक बात आपको, एक या 2 बात आपको इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर याद रखनी है। पहली ये कि जितने भी, अब जैसे मैग्नेटाइट और हेमाटाइट हैं तो इसमें देखिए परसेंटेज लोहे का कितना है, ज़्यादा है 70%, इसमें 50 से 60%, 70%, 50 to 60% हेमाटाइट में, ठीक है। और यही दोनों, इन दोनों का ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उपयोग करते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, लोहा निष्कर्षण में, आयरन निष्कर्षण में। तो अब हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उसका रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ। आइए यहाँ पर वापस आते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो आसान हो निकालना, और निकालने को ना निष्कर्षण कहते हैं, कि निष्कर्षण यहाँ पे लगेगा, निष्कर्षण आसान हो, ठीक है। क्या हो, निष्कर्षण आसान हो, ओके। और दूसरा कि एक तो निष्कर्षण आसान हो, दूसरा लाभ के रूप में निकले। किस रूप में निकले,
लाभ के रूप में। ये दो कंडीशन बहुत ज़रूरी है। पहला, निष्कर्षण आसान हो, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए निकालने के लिए। दूसरा कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि नीचे वालों में जो होता है कि इनमें ना बहुत कम होता है, 50% से कम होता है, और इनकी टेक्नोलॉजी भी मतलब है हमारे पास, लेकिन 50% से कम है। तो अगर हम जब उतनी टेक्नोलॉजी इस पर लगाएंगे तो हमें ज़्यादा लोहा मिलेगा, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसीलिए, ठीक है ना, हालांकि इनका यूज़ करते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इन पाँचों का इस्तेमाल करते हैं। इनका बहुत कम होता है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो खनिज जिससे निष्कर्षण आसानी से और लाभ के रूप में हमें धातु मिले, उसको हम कहते हैं अयस्क, ठीक है। तो वे खनिज जिसे लाभ के रूप में आसानी से निकाला जा सके, आपके मैंने बहुत ही सरल सीधी भाषा में लिखा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अयस्क, ठीक है। तो अयस्क से शुद्ध पदार्थ निकाला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। चलिए बात कर लेते हैं कि खनिज संसाधनों को प्राप्त करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि खनिज जब हम प्राप्त कर रहे हैं कहीं से, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हो रहे हैं आते हैं हमारे। तो यहाँ पर आपके पास जो है मुख्य रूप से अयस्क में खनिज का सांद्रण कितना है, जो मैं भी आपको नीचे दिखा रहा था कि 50% से 60, अगर 50% से ऊपर है तो आसानी से निकालते हैं हम लोग। तो पहला तो ये देखना होता है, ठीक है। दूसरा, उत्खनन की सुगमता, कि क्या उत्खनन आसान है। और तीसरा, बाजार की निकटता, कि जहाँ पर हम उत्खनन कर रहे हैं खनिज का, वहाँ से बाजार कितनी दूर है। अब मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आप जो है निष्कर्षण कर रहे हैं और आपके यहाँ पर उसकी डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। संचय की आर्थिक जीवटता, संचय की आर्थिक जीवटता का मतलब कि जो भंडार है आपके पास, उसका आर्थिक लाभ कितना मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात कर लेते हैं लौह अयस्क की। अब लौह अयस्क में क्या क्या हमारे पास, तो लौह अयस्क मैंने आपको बता ही दिया, अभी पढ़ाई थी इसमें थोड़ा बहुत, कि लौह अयस्क सबसे महत्वपूर्ण खनिज है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन में जो भी वस्तु हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अधिकतम यानी ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो लोहे से बनी होती हैं। चाहे वो गाड़ी हो, साइकिल हो, मोबाइल हो, ठीक है, चाहे वो जो है कि हमारे घर की स्ट्रक्चर हो, घर बना हो, कुछ भी बनेगा तो उसमें लोहा कहीं ना कहीं लगता ही है। तो इसीलिए जो लोहा है वो आधारभूत खनिज हो जाता है। आधारभूत खनिज मतलब जो सभी वस्तुओं में उपयोग होता है, ठीक है। जैसे जैसे पर्याप्त मात्रा में भंडार, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भंडार। अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भंडार का मतलब यह है कि हमारे देश में लोहे के लिए, भारत में लोहे के लिए बहुत ही अधिक, या फिर यूँ कहें कि बहुत अच्छी मात्रा में संचय है, भंडार है। और इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम अगले 100 सालों तक भी खनिज का दोहन करेंगे तो भी हम जो है कि आराम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि बड़े स्तर पे जो है भारत ना, बड़े स्तर पर निर्यात करता है विदेशों को स्टील, और स्टील में बहुत नाम है भारत का। पहले नंबर 1 था, लेकिन चाइना ने इसे पछाड़ दिया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि भारत में लौह अयस्क की पेटियां स्थान कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। पेटियों का मतलब स्थान। अब क्योंकि कई स्थान एक साथ हैं तो इसलिए उसको पेटियां कह दिया गया है, ठीक है। क्या कह दिया गया? पेटियां। तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा विद डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कहाँ कहाँ है, यानी उड़ीसा झारखंड पेटी। अब उड़ीसा झारखंड पेटी का मतलब है कि उड़ीसा और झारखंड वाले क्षेत्र में, तो मयूरभंज में, केंदुझर में और सिंहभूमि में, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ मैप पे समझाता हूँ कि ये जो उड़ीसा झारखंड पेटी है उसका क्या मतलब, यानी कहाँ पर है वो। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको उड़ीसा, ये क्या है, बंगाल है, ठीक है ना। क्या ये बंगाल है, उड़ीसा आपको यहाँ मिलेगा, ये उड़ीसा है। ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा में ये जो क्षेत्र है, कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर है मयूरभंज। तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पूरी पेटी होती है, पूरी पेटी होती है ऐसे, यानी कि क्योंकि झारखंड का भी नाम है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो है ना, ये पूरी ऐसी जगह बनी हुई है, ठीक है। पूरा क्षेत्र ऐसे है कि झारखंड में भी कुछ इलाका है और इसके साथ ही जो है कि उड़ीसा में भी कुछ इलाका है, ठीक है। तो इसलिए से उड़ीसा झारखंड पेटी कहते हैं। यहाँ पर आपका मयूरभंज है, क्या ये, मयूरभंज, ठीक है। और उसके बाद कंदेझुर जो है इस तरफ है, ठीक है ना, जो कंदेझुर केंदुझर है वो, ठीक है ना, केंदुझर, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार, केंदुझर है नाम, ठीक है। और मयूरभंज आपको बता ही दिया। और सिंहभूमि भी जो है ना यहीं पर है, ठीक है। झारखंड में सिंहभूमि पड़ती है, क्या पड़ती है, सिंहभूमि। तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र हो गया उड़ीसा झारखंड पेटी, जो लौह अयस्क के लिए, ठीक है, बहुत ही संचित यहाँ पर है, भंडार है उपलब्ध, ठीक है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अब दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी,
दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी की बात हो रही है। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? तो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और यहाँ पे जो मुख्य बात है कि उच्च किस्म का हेमेटाइट पाया जाता है। जो अभी हमने अयस्क की बात की ना पीछे, लोहे के अयस्क की, तो उच्च किस्म का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। और इसके साथ ही इसका जो निर्यात है या फिर जो भी व्यापार है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह से होता है। और यहाँ से सीधा जापान तथा दक्षिण कोरिया को ये भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? जापान और, तो यहाँ से, ठीक है ना, विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया को सीधा जो है जो लौह अयस्क है वो निर्यात कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है जापान और कोरिया को। ठीक है, दक्षिण कोरिया को। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है कहाँ। जैसा कि यहाँ लिखा है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए महाराष्ट्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये ऐसे है। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र है ये इस तरह का, ठीक है, क्षेत्र आ जाता है आपका। और इसको थोड़ा आप नीचे तक ले आएंगे तो मतलब थोड़ा बढ़ा के ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका कहलाता है दुर्ग, चंद्रपुर, बस्तर पेटी। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है चंद्रपुर, महाराष्ट्र के इस वाले भाग में पड़ता है चंद्रपुर। क्या पड़ेगा? चंद्रपुर। ओके, और इधर आपका पड़ जाता है दुर्ग। आपने नाम सुना ही होगा, शुरुआती जब लोहा इस्पात संयंत्र बनाए गए थे दुर्ग भी उनमें से एक था। ठीक है, और बस्तर भी आपका यहाँ पड़ेगा, बस्तर, बस्तर। तो ये जो है कि आपकी हो गई कौन सी पेटी? महाराष्ट्र, ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ठीक है ना, तो ये हो गया दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ओके, आइए बात करते हैं अगली बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी के। ठीक है ना नाम थोड़े अजीब अजीब से आ गए, साउथ के हैं, हम लोग नॉर्थ के हैं तो हमें नामों की आदत नहीं है। बट डोंट वरी, आपको जाके दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए चिकमंगलूर, तुकमेरी सब कहाँ है? ये सब कर्नाटक में है। कहाँ पे? ऐसा ये जो क्षेत्र है ना, ऐसा ये इस क्षेत्र में आपका पड़ेगा पूरा ऐसा, ये सब कर्नाटक में पार्ट आते हैं। ठीक है, तुकमूर जो है, चिकमंगलूर तो यहाँ इस तरफ पड़ता है आपका, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, चिकमंगलूर। और ये वाला जो क्षेत्र है, जो ये नाम लिखा है लास्ट में, तुमकुरु। ठीक है ना, नाम भी थोड़ा अजीब है, याद कर लेते हैं। तुमकुर। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरफ है तुमकुर, इस तरफ है चिकमंगलूर। ठीक है, उसके बाद से कुद्रेमुख है। यहाँ पे कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो बुक को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुद्रेमुख, इसका ना मतलब कुछ और होता है, कुद्रेमुख किसी उससे बना हुआ है, विशेष शब्द से। उसके बाद से चित्रदुर्ग की बात करें तो चित्रदुर्ग यहाँ पर है ही, है ना, इस तरफ चित्रदुर्ग। और यहाँ पे आप जानते ही हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका बेल्लारी है, बेल्लारी। ठीक है ना, अभी बेल्लारी की बात आएगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर अब महाराष्ट्र, गोवा पेटी की बात करते हैं। अच्छा, बेल्लारी इसमें है ही, ठीक है ना, सही है। तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी, तो ये आपको पता चल गया ये कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इसे ध्यान रखिएगा। आपको अब 3 पेटियाँ पता चल गई, उड़ीसा महाराष्ट्र वाली, ठीक है ना, जो क्या थी, उड़ीसा झारखंड पेटी थी, सॉरी। और ये वाली क्या थी? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में जो थी, ठीक है, कौन सी? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ठीक है, अब ये लास्ट वाली हो गई आपकी कौन कौन सी? 4 जगहों की, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। ठीक है, तो अब यहाँ की कुछ बात कर लेते हैं स्पेशल। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में पड़ता है और कुद्रेमुख निक्षेप इसे कहते हैं। और लौह अयस्क यहाँ से सीधा स्लरी के रूप में, स्लरी का मतलब समझते हैं कि जैसे गोबर को लीपने के लिए पानी मिला के बनाया जाता है, उसी रूप में लोहे को जो है, उसी रूप में, ठीक है ना, गीले रूप में, उसी रूप में लोहे के अयस्क को मैंगलोर के पास जो पत्तन है उस पत्तन से भेज दिया जाता है। ठीक है, उसका निर्यात कर दिया जाता है, विदेशों को भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, इस मैंगलोर पास जो पत्तन है यहाँ से, ठीक है, जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ भेज देते हैं। अब लास्ट जो पेटी है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। अब महाराष्ट्र गोवा पेटी में क्या है दोस्तों? तो रत्नागिरी नाम से एक जगह है, ठीक है ना, और गोवा में एक मरमा गाँव पत्तन है। ठीक है, इसमें मरमा गाँव पत्तन इसके पास, रत्नागिरी के पास। तो ये जो है खैर ज़्यादा दूर तक नहीं फैली है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े स्तर पे इसे कहेंगे आप। क्यों? क्योंकि देखने में भले छोटा लगे। तो ये जो ऐसा भाग है ना, ऐसा ये पूरा, यहाँ देखिए गोवा यहाँ पे छोटा सा है, ये मैंने इसमें लिख दिया तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये ऐसे है, ठीक है, ये पूरा भाग है, ये ऐसे, तो ये कहलाता है, ठीक है, गोवा। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे रत्नागिरी है। क्या है? रत्नागिरी। ओके, तो इस जगह पे रत्नागिरी है और इधर गोवा है, तो इसलिए इसे रत्नागिरी गोवा पेटी यानी महाराष्ट्र गोवा पेटी भी कहते हैं। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र गोवा पेटी कहते हैं। और रत्नागिरी के पास ही एक ना मरमा गांव पत्तन है, तो उस पत्तन का इस्तेमाल किया जाता है इसके निर्यात के लिए, इसको बेचने के लिए। ठीक है, किस पत्तन का? मरमा गांव पत्तन का। ओके,
ये महाराष्ट्र में निशान लगा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गोवा के पास होना चाहिए, ठीक है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे इतना याद है। ये गोवा के पास आपको एक पत्तन मिलेगा, क्योंकि मैं क्योंकि सब कुछ पढ़ता हूँ पहले डिटेल में, उसके बाद ही तो मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा, इस तरफ एरो लगा दिया है, ये गोवा के पास पत्तन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मरमागांव पत्तन कहाँ होगा? गोवा के पास, और वहीं से जो है कि इसका निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो दोस्तों समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबी हो जाती है, 4 GB से ज़्यादा की वीडियो होती है, तो हम वीडियो अपने आप कट के दूसरी वीडियो बन जाती है, तो मुझे दिक्कत होती है, अपनी बातें पूरी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसे ख़त्म करेंगे लास्ट टॉपिक पढ़ के इस वीडियो में, तो वो है मैग्नीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लौह एस का जो निष्कर्षण है ना, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। जो स्टील है, स्टील मतलब कि जो हमें स्टील बनानी है लोहे से, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, जिससे वस्तुएं बनती है सारी, वो बिना मैग्नीज के नहीं बन सकता। तो लौह एस से इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज आवश्यक है। ये तो इसका महत्व हो गया। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझ लेते हैं। इसका उपयोग होता है इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाएं बनाने में, और पेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके साथ ही उत्पादन इसका कहाँ कहाँ होता है? तो उत्पादन उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, चंद्रपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। अब जैसे आप देखेंगे कि उड़ीसा चंद्रपुर में जो है कि मध्य प्रदेश में है ये, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उड़ीसा में, तो जो केंदुझर है, केंदुझर, यहाँ पे केंदुझर में ही मैग्नीज भी मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीज, याद रखिएगा, केंदुझर में मैग्नीज मिलता है, ओके। और इसके साथ अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है, तो महाराष्ट्र में कहाँ मिलेगा? तो महाराष्ट्र में ना शिवमोग नाम से एक जगह है, जो चित्रदुर्ग के पास ही है, चित्रदुर्ग के पास है यहाँ पे शिवमोग। क्या? शिवमोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, शिवमोग, ओके। शिवमोग नामक जगह है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो